नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिसोदिया वंश। कल पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रावल शाखा के जो अंतिम शासक होते हैं कौन, रावल रतन सिंह, वो उनके समय किसका आक्रमण होता है? अलाउद्दीन खिलजी का। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और वो सभी वीर केसरिया करते हुए मारे जाते हैं और सभी वीरांगनाएं जोहर कर देती है। उसके बाद मेवाड़ का जो राज्य होता है वो राणाओं के हाथ से चला जाता है। लेकिन मैंने पढ़ाया था कि दो भाई थे, सेम सिंह और राहप, उनमें से सेम सिंह शासक बनता है तथा राहब दूसरी जगह चला जाता है और सिसोदा गांव की स्थापना करता है। वहीं सिसोदा गांव से एक जो वीर होता है उसका नाम होता है राणा हम्मीर। जो राणा हम्मीर है वो सिसोदिया गांव का था। वो मालदेव के उत्तराधिकारी, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ का किला मालदेव या मूछाला मालदेव को सौंप दिया था, उस मूछाला मालदेव का जो बेटा था बनवीर या जैसा, क्या बनवीर या जैसा, उसको राणा हम्मीर परास्त करता है, यानी हराता है। युद्ध होता है उसमें हराता है और अपना जो चित्तौड़ होता है या मेवाड़ होता है, जो अपना शासन होता है, वो खुद ले लेता है। अब ये राणा हम्मीर कौन था? तो ये उसी राहब की पीढ़ी में था। इसके पिता का नाम था हरि सिंह और इसके दादा का नाम था लक्ष्मण सिंह। तो अपने राज्य को गए हुए को वापस लेने के कारण इसे क्या कहा जाता है? इसको अपने राज्य को वापस लेने के कारण इसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, क्योंकि मेवाड़ राणाओं के हाथ से चला गया था और कहाँ चला गया था? मुस्लिम उत्तराधिकारियों के पास, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीत लिया था। इसको वापस लेने का श्रेय है वो राणा हम्मीर को जाता है। वो बहुत ही वीर थे। कीर्ति स्तंभ पर प्रशस्ति में हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है विकट आक्रमणों में सिंह के समान। ये कहता था कि युद्ध में कि चाहे कोई भी हो, आ जाओ, या तो मर जाऊंगा या मार दूंगा। इस प्रकार ये आक्रमणों में सिंह के समान खड़ा रहा तथा अपने राज्य को इसने वापस प्राप्त किया। जो राणा कुंभा ने अपनी पुस्तक लिखी रसिक प्रिया, उस रसिक प्रिया में इसे वीर राजा कहा गया है। यानी राणा कुंभा जो एक महान वीर थे, एक मल्टी टैलेंटेड वीर थे, वो भी इन्हें वीर राजा कह के गए हैं। सिंगोली का युद्ध, हम्मीर वर्सेज मोहम्मद बिन तुगलक। अब आप सोच सकते हो कि हम मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे रक्त पिपासु पागल शासक कहा जाता है, उसका युद्ध होता है किसके साथ? राणा हम्मीर के साथ। और राणा हम्मीर इसमें विजित होता है। इस युद्ध का क्या नाम है? सिंगोली का युद्ध। हम्मीर ने चित्तौड़ किले में अन्नपूर्णा मंदिर बनवाया। अब इन्होंने कुछ कार्य भी करवाया कि युद्ध तो जीते लेकिन कुछ कार्य भी करवाना जरूरी है। तो हम्मीर ने मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। चित्तौड़ के किले में अन्नपूर्णा देवी का मंदिर बनवाया ताकि चित्तौड़ या मेवाड़ में हमेशा अन्न की बरसात बनी रहे। क्षेत्र सिंह इसके पुत्र होते हैं। कौन? इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो होते हैं क्षेत्र सिंह। और क्षेत्र सिंह क्या होते हैं कि जो बूंदी के शासक हाडा लाल सिंह होते हैं, तो दोनों क्या है, शिकार खेलने गए हुए होते हैं। अहेरिया उत्सव होता है तो दोनों शिकार खेलने गए हुए होते हैं और एक शिकार या फिर कुछ ऐसे ही खेल में दोनों आपस में लड़ते हैं और दोनों की लड़ाई में दोनों ही मारे जाते हैं। अब इसकी और क्या खासियत बात है कि क्षेत्र सिंह ने मालवा के एक शासक होते हैं दिलावर खान गोरी, उस दिलावर खान गोरी को ये मार देते हैं या परास्त करते हैं। इनके बाद आता है राणा लक्ष्य सिंह, जिसे हम राणा लाखा के नाम से जानते हैं। इनका कार्यकाल था 1382 से 1421। इसके समय मेवाड़ शासन बहुत ही उन्नत फला फूला, क्योंकि इनके समय जावर में, कहाँ? जावर में चांदी की खान की पहली बार खोज हुई। और इन्हीं के समय एक बंजारा था पीछू या छीतर, उसने पिछोला झील का निर्माण करवाया। लाखा बूंदी के दुर्ग को कभी जीत नहीं पाया, लेकिन उसने नकली किला बनवाया और कुंभाहाड़ा को आसानी से जीतने नहीं दिया और शहीद हुआ। अब इसकी क्या कहानी है कि जो राणा लाखा है वो बूंदी के दुर्ग को जीतना चाहते थे। किस दुर्ग को? बूंदी के दुर्ग को। तो बूंदी के दुर्ग को जीतना चाहते थे तो बूंदी के दुर्ग को वो कभी जीत ही नहीं पाए। उन्होंने प्रयास किए लेकिन वो जीत नहीं पाते। तो उन्होंने क्या किया कि वो संकल्प लेके बैठ जाते थे कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं जब तक ये नहीं कर लूंगा। तो बूंदी के जैसा सेम टू सेम एक किला बनवाया जाता है मिट्टी का, और उसको संरक्षण यानी मतलब उसको बचाने के लिए कुंभाहाड़ा जो एक वीर होता है, जो इन्हीं की सेना में होता है, उसको लगाया जाता है कि तुम्हें इसकी रक्षा करनी है, ताकि वो सेटिस्फाई हो सके। कौन? राणा लाखा।
तो क्या होता है कि वो आक्रमण करता है। राणा लाखा कुंभाड़ा सोचता है कि ये तो हमको मेरे को मारने की साजिश रची गई है, तो वो पूरी वीरता के साथ युद्ध करता है और आखिर में मारा जाता है और शहीद हो जाता है। लेकिन आसानी से उसने राणा लाखा को फिर भी वो मिट्टी का किला भी जीतने नहीं दिया। तो ये कहानी थी नकली किला बनवाकर उसको जीतने की। ठीक है, अब बात आती है विद्वानों की। तो राणा लाखा विद्वानों के आश्रयदाता थे। उन्होंने झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट, क्या है ये धनेश्वर भट्ट है, ये धनेकर भट्ट गलत हो गया, ये धनेकर नहीं है, ये है धनेश्वर, यह है धनेश्वर भट्ट। तो धनेश्वर भट्ट होते हैं इनके मंडोर के राठौड़ चुंडा के पुत्र रणमल व पुत्री हंसाबाई मेवाड़ आते हैं। अब ये क्या कहानी है, तो इसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ कि मारवाड़ में एक राठौड़ शासक होते हैं चुंडा, इनके समकालीन। तो चुंडा के जो पुत्र होते हैं, एक का नाम था रणमल, दूसरे का नाम था कान्हा। तो अब क्या होता है कि रणमल बड़ा था, कान्हा छोटा था। लेकिन जो चुंडा होते हैं उन्होंने क्या किया, छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी बना दिया। अब कान्हा को उत्तराधिकारी बना दिया तो रणमल का स्वाभाविक है कि वो नाराज होगा। अब रणमल नाराज होगा तो उसने सोचा कि मैं चलता हूँ कहाँ पर, मेवाड़ जाता है, क्योंकि उस समय सबसे शक्तिशाली, उस समय क्या राजस्थान का सबसे शक्तिशाली अगर हम किसी को कहे तो वो है सिर्फ मेवाड़ राजवंश, जो जिसका इतिहास हमेशा गौरवमयी रहा है। तो वो मेवाड़ आता है और साथ में अपनी सगी बहन हंसाबाई को भी मेवाड़ लाता है। हंसाबाई एक सुंदरी थी तो मेवाड़ लाता है, मेवाड़ लाता है। तथा वो क्या करता है कि राणा चुंडा के दरबार, ये राणा लाखा के दरबार में उसका सगाई का नारियल लेके आता है। वो लेके आता है लाखा के पुत्र, बड़े पुत्र चुंडा के लिए। लेकिन गलतफहमी में राणा लाखा ऐसे कहता है कि वो दरबार में बैठे हुए होते हैं, वो नारियल लेके आता है सगाई का। तो राणा लाखा कहते हैं अरे इस बुढ़ापे में मेरे से शादी कौन करेगा। अब इस बात को जो रणमल धूर्त है वो दूसरी ले जाता है और वो कहता है कि आपसे शादी एक ही शर्त पर करूंगा, और वो शर्त ये है कि अगर इस हंसाबाई का पुत्र ही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा तो मैं आपसे शादी करवा सकता हूँ। अब जो बूढ़ा राजा था लाखा, अब मन में तो उसके भी लड्डू फूट ही रहे थे कि शादी करूं मैं भी। तो क्या करता है कि वो फिर खाना पीना छोड़ देता है और कहता है, उदास उदास रहने लगता है। तो उस जब चुंडा को पता चलता है कि आप खाना नहीं खा रहे पिताजी, तो वो आता है और पूछता है पिताजी आप खाना क्यों नहीं खा रहे। तो क्या होता है कि वो कुछ नहीं बताता। फिर सेनापति उनको बताता है कि ये और ये बात है। तो फिर वो जाके कहते हैं कि आप तो शादी करो, मैं जिंदगी भर कभी शासन नहीं करूंगा और मुझे गद्दी की कोई चाह नहीं है, और वो गद्दी छोड़ देता है। तो इस प्रकार फिर उसका जो पुत्र होता है हंसाबाई का पुत्र मोकल, वो ही मेवाड़ का अगला राणा बनता है। ठीक है, ये जो बात है ये है चुंडा की, किसकी, महाराणा लाखा के बड़े पुत्र चुंडा की। इसलिए इन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। यही त्याग जो महाभारत में कौन करता है, भीष्म पितामह। इसीलिए इन्हें कहाँ का, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। किसको, चुंडा को। अब आगे पढ़ते हैं। मंडोर के राठौड़ चुंडा के पुत्र रणमल व पुत्री हंसाबाई मेवाड़ आते हैं। रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह लाखा से इस शर्त पर करता है कि हंसाबाई का पुत्री मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। अतः लाखा के बड़े पुत्र चुंडा ने स्वेच्छा से गद्दी का त्याग कर दिया। अतः इसे मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। भीष्म पितामह की तरह इतनी कठोर, आप सोच सकते हो, जहाँ भाई भाई की जान ले लेता है, पुत्र पिता की जान ले लेता है गद्दी के लिए, वहां इसने अपने पिता के लिए अपनी गद्दी को स्वेच्छा से त्याग दी। ये कितना महान व्यक्ति होगा, कितने महान चरित्र है ये लाखा के बड़े पुत्र चुंडा। ठीक है, अतः चुंडा के वंशजों को सेना में हरावल का सौभाग्य मिला। तो अब उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है तो कुछ फर्ज राणा लाखा का भी बनता है कि वो भी कुछ करे। तो उन्होंने क्या किया कि सेना में जो हरावल का दस्ता होता है, यानी आगे आगे जो लड़ने वाला दस्ता होता है, वो इसके वंशजों को दे दिया। यानी कि चुंडा के बाद कितने भी उसके वंशजों, वो सभी सेना में हमेशा आगे के दस्ते में लड़ेंगे। और सुलुम्बर का उस समय मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना था, कौन सा, सुलुम्बर, यानी सबसे बड़ी तहसील थी उसकी, या तहसील या जिला था, कौन सा, सुलुम्बर। वो किसको दे दिया, इसके वंशजों को, कि तुम ही इस पर राज करोगे।
और राणा का जो राज्याभिषेक होता था वो भी स्वयंवर का रावत करता था, यानी चुंडा का वंशज ही हमेशा मेवाड़ के राणा का राज्याभिषेक करेगा। ये इनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए तथा राणा की अनुपस्थिति में मेवाड़ का शासन भी रावत ही देखता था, कहाँ का, स्वयंवर का, जो कि चुंडा का वंशज होता था। ऐसे थे राणा लाखा के बड़े पुत्र चुंडा, जो मेवाड़ के भीष्म कहलाते हैं। उनके बाद शासक बनता है राणा मोकल, हंसाबाई का पुत्र राणा मोकल। कौन? राणा मोकल बनता है। अब बात यह मोकल की कि मोकल के समय की क्या खास बात है, तो मोकल के समय की खास बात है कि जो राणा मोकल था उसने 1421 से 1433 तक मात्र कितनी 12 साल शासन किया, और जब ये शासक बने थे तो इनकी उम्र 12 साल थी। अतः इसका संरक्षण को बनता है राणा लाखा का बड़ा पुत्र चुंडा। लेकिन जो हंसाबाई होती है वो विश्वास नहीं करती कि ये कहीं इसको मार के शासन न ले ले, तो वह क्या करती है, उस पर विश्वास नहीं करती। तो क्या होता है कि जो चुंडा होता है उसको पता चल जाता है कि ये मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती, तो वो कहाँ चला जाता है, मालवा चला जाता है, और इसका चुंडा का मोकल का संरक्षक बनता है। कौन? इसका भाई रणमल। और मेवाड़ का सारा शासन किसके हाथों में आ जाता है? रणमल के हाथों में। और वह सेना में राठौड़ों की भर्ती करता गया कि जो हमारे मारवाड़ के राठौड़ थे ना, उनको अपनी सेना में भर्ती करने लगा। अब बात आती है विद्वानों की, तो मोकल के दरबार में योगेश्वर भट्ट और भट्ट विष्णु नाम के 2 विद्वान थे, और 2 शिल्पी थे, मन्ना फन्ना, और कुछ शिल्पी थे, मन्ना फन्ना और विशाल नाम के 3 शिल्पी थे। अब बात आती है कि राजा भोज ने जो त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था वो कुछ क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसका ये मोकल पुनर्निर्माण करवाता है, यानी उसको रख रखाव या देख रेख या मरम्मत करवाता है, और उसका नाम रख देता है मोकल का समिदेश्वर मंदिर। ये आपसे बहुत एग्जामों में पूछा जाएगा कि मोकल का समिदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, ये किसने बनवाया, ये बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1433 में गुजरात के शासक अहमद शाह के समय जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने मोकल की हत्या कर दी। अब इसकी हत्या की जो कहानी है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी आपको सुननी चाहिए कि 1433 में क्या होता है कि अहमद शाह आक्रमण करता है। कौन? गुजरात का अहमद शाह मेवाड़ पर आक्रमण करता है। तो मेवाड़ में क्या होता है, जिलवाड़ा नामक स्थान पर, किस, ये जिलवाड़ा है, जिलवाड़ा, इस जिलवाड़ा नामक स्थान पर इस मोकल की सेना पड़ाव डाले हुए होती है। तो क्या होता है कि ये जो चाचा और मेरा थे ये इसके ऐसे लगते भाई थे, क्योंकि इसके दादा की पासवान के ये पुत्र थे। पासवान का मतलब होता है जो प्रेमिका हो, जैसे दासी जो प्रेमिका होती है ना, तो वो क्या होती है, पासवान होती है। क्योंकि दासियों को ये रानी तो बना नहीं सकते, इसलिए वो पासवान ही रहती थी, ये प्रेमिकाएं रहती थी। तो ये जो चाचा और मेरा थे ये कर्मा खातिन नाम की, क्या, कर्मा खातिन, तो खातिन का आप जानते हो कि खाती क्या कार्य करते थे, ले लकड़ी का कार्य करते थे। तो जो मोकल है वो ऐसे ही व्यंग्य कसता है इनके ऊपर कि वो उनसे पूछता है, अरे चाचा मेरा इधर आओ, बताओ कि ये पेड़ किसका है, इस प्रकार वो व्यंग्य कसता है। अब ये बात किनके चुप जाती है, चाचा और मेरा के, जो उसके साथ थे, और इनके चुप जाती है। तो ये क्या करते हैं, मौका देखते हैं और मोकल की हत्या कर देते हैं। कब कर देते हैं? 1433 में। वहाँ सेना पड़ाव डाले हुई होती है और वहीं पर चाचा और मेरा मोकल की हत्या कर देते हैं। इस प्रकार मोकल की हत्या हो जाती है। और इस समय राणा कुंभा था जो बहुत छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। इनके पुत्र हैं राणा कुंभा। तो जो सेना पड़ाव डाले हुई होती है, मोकल की हत्या हो जाती है। तो इनकी जो रानी होती है, मोकल की रानी, वो युद्ध लड़ती है ऐसा कहते हैं, और कुंभा को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। अब आते हैं राणा कुंभा पर, जो एक महान शासक थे, जो राजस्थान के ही शायद सबसे महान शासक थे, वो थे राणा कुंभा, जो एक मल्टी टैलेंटेड, इनके टैलेंट की कोई बात ही नहीं, इतने टैलेंटेड व्यक्ति थे। दिमाग इनके पास अलग, वीरता इनके पास अलग, रणनीति इनके पास अलग, कला इनके पास अलग, साहित्य इनके पास अलग, इतनी चीजें थी आप सोच नहीं सकते। आज सबसे बड़ा चैप्टर अगर मेवाड़ शासन में किसी का पढ़ते हैं तो वो महाराणा कुंभा का पढ़ते हैं। महाराणा कुंभा को तो भारतीय वास्तुकला का जनक भी कहा जाता है, इतने प्रभावशाली और
मल्टी टैलेंटेड शासक थे। कौन? राणा कुंभा। तो अब बात करते हैं राणा कुंभा की। तो राणा कुंभा का कार्यकाल है 1433 से 1438। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज है। इनकी माता का नाम था सौभाग्यवती और पिता का नाम था मोकल। अब इनका संरक्षक कौन बनता है? तो इनका संरक्षक भी वही बनता है। कौन? इसके पापा का मामा रणमल, यानी हंसाबाई का जो भाई होता है रणमल, वो संरक्षक बनता है। और मेवाड़ में राठौड़ों का प्रभाव बढ़ता जाता है। और क्या होता है कि चुंडा के भाई होते हैं। कौन? राघव देव सिसोदिया। अब इनका क्या रोल है? तो इनका रोल ये है कि जो कुछ बात हो जाती है राघव देव की किसके साथ? रणमल के साथ। तो रणमल ने इसकी हत्या करवा देता है। किसकी? राघव देव सिसोदिया की। और धीरे धीरे ये राठौड़ों का प्रभाव बढ़ने लगता है। तो इससे ये लगता है कि ये इसको हथियाना चाहता था। तो क्या होता है, इसी बीच 1437 में महमूद खिलजी जो मालवा का था फर्स्ट, वो उसके साथ कुंभा का युद्ध होता है। वो आक्रमण करता है और कुंभा इसको जीत जाता है तथा इसको बंदी बना लेता है और 6 महीने कारावास में रखने के बाद इसको छोड़ देता है। अब क्या होता है कि जब मेवाड़ में राठौड़ों का प्रभाव बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है कि कुंभा भी कुछ ना कुछ करेगा। कुंभा अब बड़ा हो गया है, तो उसने क्या किया कि जो ये था रणमल, उसकी एक दासी थी या प्रेमिका थी, उसका नाम था भारमली। और भारमली किसकी दासी होती है? वो जो मोकल की पत्नी होती है सौभाग्यवती, या फिर कुंभा की माँ होती है सौभाग्यवती, उसकी दासी थी। तो ये किसकी प्रेमिका थी? रणमल की। तो क्या होता है कि एक बार एक किस्सा है कि रणमल आता है और कहता है कि भारमली कुछ पैक बना। पैक आप जानते हो, ये रम वम विस्की के पैक बना। तो भारमली उसको बना बना के देती है, प्रेमिका है तो बना देती है। तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे कहता है कि भारमली मैं कुछ ही दिनों में तेरे को इस राज्य की रानी बनाने वाला हूँ। तो भारमली कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसने कहा कि ऐसा ही हो सकता है, तू देखती जा। तो फिर क्या होता है, ये जाके उसकी माँ सौभाग्यवती को बता देती है कुंभा की माँ को। अब कुंभा की माँ को ये जब बात पता चलती है तो वो कुंभा को बताती है तथा सभी को ये बात पता चलती है। लेकिन कोई रणमल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि इस समय सारा शासन रणमल के हाथों में है तथा रणमल जो शरीर से इतना बलिष्ठ था कि अगर उसके सामने 100 योद्धा भी आ जाए ना तो 100 योद्धाओं को भी मार भगाए। इतना हाथी था, बलिष्ठ था कि पूछो ही मत। तो क्या होता है कि जो कुंभा होता है वो फिर भारमली का सहयोग लेता है। भारमली का सहयोग कैसे लेता है कि शाम का समय होता है, वो ही रणमल भारमली के पास आता है और वो कुंभा भारमली से कहता है कि इसको देशभक्त हो तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। ऐसे और ऐसे इस भारमली का माइंड वॉश कर देते हैं। बेचारी भारमली इनके बहकावे में आ जाती है तथा क्या होता है कि वो फिर आता है। फिर वही रम और विस्की के पैक बनते हैं और मीठी मीठी बातें होती है। उसी बीच वो इस बार जो शराब पिलाई गई थी वो शराब केवल रम और विस्की नहीं थी, उसके अंदर जहर भी डाला गया था। और वो जहर डाला गया तो धीरे धीरे उसको चक्कर आने लगे और वो चारपाई पर गिर गया। तो वो जो जहर था वो सिर्फ बेहोशी या फिर आधा मतलब धीमा जहर था। तो जब उसको वापस वो उठता है तो वो चारपाई पर बंधा हुआ होता है। तो वो देखता है कि चारों ओर कौन थे? कुंभा के आदमी और सिसोदिया ही सिसोदिया थे। ठीक है, तो वो देखता है तो क्या होता है, वो फिर खड़ा होता है और वो नशे की हालत में भी लगभग कोई 60-70 जनों को मार के भरा था। तो फिर क्या होता है, इस प्रकार रणमल की हत्या हो जाती है। किसके सहयोग से? भारमली के सहयोग से रणमल की हत्या हो जाती है। रणमल की हत्या होते ही पता चलता है उसके पुत्र जोधा को, जो भी मेवाड़ में होता है, कि रणमल की हत्या हो चुकी है, अगला नंबर उसका है। तो वो भी भाग जाता है और कहाँ छिप जाता है? बीकानेर का एक काहुनी गांव है, वहां जाकर ये छिप जाता है। उसके पीछे भी सेना भेजता है कुंभा, लेकिन वो छिप जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो 1438 में भारमली के सहयोग से रणमल की हत्या हो जाती है। कुंभा मंडोर पर भी अधिकार कर लेता है। मंडोर किसे कहते हैं? जोधपुर।
तो जोधपुर भी पर भी वापस ये कुंभा अधिकार कर लेता है। और जो पुत्र होता है जोधा, किसका, रणमल का, वो जान बचाकर बीकानेर के काहुनी गांव में छुप जाता है हंसाबाई के सहयोग से 1452-53 में। अब हंसाबाई क्या है कि जो मंडोर से थी, तो उसका उधर भी लगाव था, इधर भी लगाव था, तो उसने 1452-53 में आवल बावल, जो आंवला बबूल की संधि भी कही जाती है, ये संधि करवा दी। ये किन किन के मध्य हुई, राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य। कब हुई, 1452-53 में। ये नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1452-53 में आवल बावल की संधि हो जाती है, जो किन के मध्य होती है, राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य। दोनों को अपना शासन मिल जाता है, उसको मंडोर का शासन दे दिया जाता है, कुंभा अपने मेवाड़ पर शासन करता है। इस प्रकार अब अगला है कि चंपानेर की संधि। अब जो गुजरात का कुतुब शाह होता है वो भी कुंभा को हराना चाहता था, और महमूद खिलजी फर्स्ट, जिसको कुंभा हरा चुका था, वो भी दोनों इसको हराना चाहते हैं कुंभा को। तो दोनों क्या करते हैं कि चंपानेर नामक स्थान पर दोनों आपस में संधि करते हैं, गुजरात वाले और मालवा वाले, कि हम कुंभा को हराएंगे। ठीक है, लेकिन कुंभा इतना शक्तिशाली शासक था कि वो किसी के बस में आने वाला नहीं था। तो ये दोनों बढ़िया पार्टी वार्टी करते हैं और फिर कुंभा पर आक्रमण करने की सोचते हैं। लेकिन जब तक वो सोचते हैं, कुंभा इन दोनों पर आक्रमण करता है और दोनों को मार के भगाता है। इस प्रकार दोनों, जो कुंभा होता है वो दोनों की सम्मिलित सेना को पराजित करता है। अब बात करते हैं कि कुंभा का कला एवं संस्कृति में क्या योगदान है। अब तक आपने पढ़ा युद्ध कौशल में कि ये दोनों की संयुक्त सेना को पराजित करता है, मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित करता है, ये रणमल को मारता है, ये जोधा को भगाता है। ये सभी तो इसकी युद्ध और राजनीतिक जीवन था। अब बात करते हैं इसका कला और संस्कृति में योगदान। तो पहला है विजय स्तंभ। कौन सा, विजय स्तंभ, जो मेवाड़ का मतलब राजस्थान के लिए गौरव कहलाता है। ये जैसे राजस्थान पुलिस हो, जेके सीमेंट हो, इनके ऊपर एक लोगो आता है, वो विजय स्तंभ का आता है। ये कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़ में स्थित है, और ये 9 मंजिला है। इसकी चौड़ाई 30 फीट है और इसकी ऊंचाई 122 फीट है। इसमें इसको बनाने के लिए उस समय 90 लाख खर्चा आया। कितना, लगभग 90 लाख खर्चा आया था उस समय। और इसमें कितनी सीढ़ियाँ हैं, 157 सीढ़ियाँ हैं। इसके शिल्पी यानी इसको बनाने वाले मिस्त्री कौन थे, तो वो थे जेता, नाथा, पोमा और कुंजा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कीर्ति स्तंभ है, ये विजय स्तंभ को क्या कहते हैं, कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कीर्ति स्तंभ। ठीक है, जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, प्रशस्ति यानी जो भी निर्माण करवाते थे ना ये राजा महाराजा, तो अपनी प्रशस्ति या प्रशंसा, प्रशस्ति का मतलब होता है एक तरीके से प्रशंसा, प्रशंसा में कुछ लिखवाते थे चट्टानों पर, तो उसको कहते हैं प्रशस्ति। तो यहाँ पर लिखवाया गया। जो इस प्रशस्ति को किसने लिखा, तो बात आती है कवि अत्रि और महेश। ये 2 बड़े ही विद्वान कवि थे, किसके जमाने के, राणा कुंभा के जमाने के। तो ये दोनों लिखते हैं क्या, ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अब बात करते हैं भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। इतने इतनी देवताओं की मूर्ति है, सभी देवताओं की मूर्ति है, तो इसे क्या कहा जाता है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश या अजायब घर कहा जाता है। विश्वकोश का मतलब होता है अजायब घर, कि जहाँ देश भर की सभी मूर्तियाँ क्या है मिलती है, वो है भारतीय कला का विश्वकोश। किसे कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ को। और विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। और विष्णु ध्वज किसने कहा है, तो ये कहा है उपेंद्र नाथ डे नाम का एक व्यक्ति था, उसने विष्णु ध्वज कहा है। किसको कहा है, कीर्ति स्तंभ को। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो वो भी कीर्ति स्तंभ को। हिंदू देवी देवताओं को अजायब घर यानी म्यूजियम कहा जाता है, तो वो भी किसे कहा जाता है, वो भी कहा जाता है कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ को। अब बात करते हैं राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, यानी कीर्ति स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर क्या जारी हुआ, डाक टिकट जारी हुआ। कितने रुपए का, 1 रुपए का। ठीक है, अब आगे बात करें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस और राजस्थान विश्वविद्यालय का जो प्रतीक चिन्ह है, किस किस का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस, राजस्थान विश्वविद्यालय के जो प्रतीक चिन्ह है, ऐसे गोले में ऐसे ऐसे एक वो होता है क्या, स्तंभ, वो क्या है, ये विजय स्तंभ का है। श्यामलदास वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 में से 32 किलो का निर्माण किसने करवाया। अब आप सोच सकते हो कि राणा कुंभा ने अपने कार्यकाल में कुल कितने किले बनवाए,
तो उनकी संख्या आती है 32 किलो का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम निर्माण करवाया किसने? 1443 से 1459 के मध्य राणा कुंभा ने। अब ये बात है कि बनवाया राणा कुंभा ने, लेकिन किसके नाम पर? अपनी रानी कुंभल देवी के नाम पर। अब कई बार होता है ना कि किसके नाम, व्यक्ति का नाम कैलाशी है और उसके पति का नाम कैलाश है, वैसे यहाँ पर कुंभा और कुंभल देवी थे। कुंभा और रानी कुंभल देवी कैसा नाम है? जैसे किसी का नाम विनोद और विनोदी हो, वैसे कुंभा और कुंभल, कैलाश कैलाशी, वैसे कुंभा और कुंभल देवी नाम था। और जो निर्माण करवाया गया वो कुंभल देवी के नाम पर करवाया गया। अब इसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार कहते हैं मिस्त्री को। किसको? हमारे जिसको मिस्त्री कहते हैं ना, मिस्त्री या कारीगर, उसे ही क्या कहते हैं? वास्तु कहते हैं, वास्तुकार कहते हैं। तो वास्तुकार कौन था? इसका वास्तुकार था मंडन। ये मंडन भी बड़ा खतरनाक आदमी था, इसने भी जाने कितने ग्रंथ लिखे हैं। ये था मंडन। अब इसके अंदर, कुंभलगढ़ के अंदर एक कटारगढ़ नाम का जो महल है, आंख की आकृति का, कैसा? आंख की आकृति का, वह आंख की आकृति का जो महल है उसको कहते हैं कटारगढ़। और ये जो राणा कुंभा था ये व्यक्तिगत निवास स्थल था, यहाँ पर सिर्फ राणा कुंभा यहीं पर रहते थे। वो कौन सा था? कटारगढ़। अब बात करें राणा कुंभा के साहित्यिक जीवन की, तो साहित्यिक जीवन की इन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, संगीत सुधा, हरिवार्तिक, इतने सारे ग्रंथ लिखता है। कौन? राणा कुंभा। यानी ये समझ में नहीं आता ये युद्ध लड़ता था या फिर निर्माण कार्य करवाता था या फिर ग्रंथ लिखता था। एक आदमी क्या क्या कर सकता है, आप देख सकते हैं। और चंडी शतक, संगीत रत्नाकर, चंडी शतक, संगीत रत्नाकर और गीत गोविंद पर टीकाएं लिखी। अब टीकाएं क्या होती है? जैसे हमारी मूवी नहीं बनती क्या कि तमिल में जो मूवी बनी है उसकी रीमेक किस में बन गई? हिंदी में। वैसे जो किसी भी संस्कृत के ग्रंथ की रीमेक बनाते थे ना, उसको कहते थे टीका। ठीक है, टीकाएं लिखी। और दरबारी विद्वान कौन कौन थे? सारंग व्यास। तो सारंग व्यास क्या थे? इनके संगीत गुरु थे। दूसरे थे कान्हा व्यास, तो कान्हा व्यास भी इनके कान्हा व्यास थे। तीसरी थी रमाबाई, रमाबाई इनकी पुत्री थी जो एक अच्छी विद्वान थी। और कवि अत्रि थे और कवि महेश थे। ये इनके क्या थे? बात करें तो ये इनके विद्वान थे, दरबार में रहने वाले। अब बात करें मंडन, तो मंडन क्या था? अभी शिल्पी, जिसने कुंभलगढ़ किले का निर्माण करया। ठीक है। अब इसने भी कितने ग्रंथ लिखे हैं? वास्तु मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, देवमूर्ति प्रकरण, वास्तुसार, इतने सारे ग्रंथ कौन लिखता है? ये इतने सारे ग्रंथ तो अब आप देख सकते हो कि इतने सारे ग्रंथ तो इनका शिल्पी लिख जाता है। इतने प्रभावशाली व्यक्ति और इतने विद्वान व्यक्ति थे राणा कुंभा। और इनके इतने ही विद्वान कौन थे? इनके दरबारी भी थे। इनके मंडन का पुत्र होता है एक गोविंद नाम का। अब गोविंद भी उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका और कलानिधि ग्रंथ लिख जाता है। इनका पुत्र भी बड़ा विद्वान था। अब इनके भाई थे नाथा। अब देखो, मंडन खुद विद्वान, उसका पुत्र गोविंद भी विद्वान और उसका भाई नाथा, ये मंडन का भाई था, ये भी विद्वान है। और इसने क्या ग्रंथ लिखा? वास्तु मंजरी। इनके एक चित्रकार था, उसका नाम था भीकम चंद। इसने क्या? रसिका अष्टक। ये क्या है? रसिका अष्टक नहीं है, यह है रसिका अष्टक। ये रसिका अष्टक ग्रंथ कौन लिखता है? ये चित्रित करता है किसको? रसिका अष्टक ग्रंथ को। कौन? भीकम चंद्र। ठीक है। अब बात करें आगे, तो इनके जैन विद्वान भी थे। इनके जैन विद्वान कौन कौन थे? तो बात आती है जैन विद्वान की, तो सोम सुंदर, मुनि सुंदर, सोमदेव, माणिक्य और टिला भट्ट। टिला भट्ट, माणिक्य, सोमदेव, मणिसुंदर और सोम सुंदर, ये कौन थे? जैन विद्वान थे। अब बात करें राणा कुंभा ने उपाध्याय क्या क्या धारण की, तो राणा कुंभा की उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य या अभिनव भट्टाचार्य। ये किसकी उपाधि है? राणा कुंभा की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि है। दूसरी है हिंदू सुल्तान। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि हिंदू सूर्य किसे कहा जाता है, तो बप्पा रावल को कहा जाता है। हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है, तो राणा कुंभा को कहा जाता है। और बात करें हिंदुआ सूरज की, तो हिंदुआ सूरज किसे कहा जाता है? राणा सांगा को कहा जाता है।
तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर हिंदू सुल्तान की बात आती है तो कौन होएगा? राणा कुंभा। राणा कुंभा ने हिंदू सुल्तान की भी उपाधि धारण की। वीणा वादन प्रवीणन, ये वीणा बजाने में बहुत ही ज्यादा कुशल थे, इसलिए इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? वीणा वादन प्रवीणन। राजगुरु, हाल गुरु यानी पर्वतों का स्वामी, दान गुरु यानी दान देने वाला, छाप गुरु, गजपति, नरपति, महाराजा, राव राई, राणे राव, राय रायन, राणे रासो, इतनी सारी उपाधियां किसकी थी? महाराणा कुंभा की। अब इतने टैलेंटेड व्यक्ति है तो इतनी उपाधियां होनी तो बनती है। ये स्वयं को परम भागवत कहता है, यानी विष्णु का परम भक्त कहता है, और आदि वराह कहता है खुद को। कौन? महाराणा कुंभा। अब बात करें आगे, तो राणा कुंभा अपने अंतिम दिनों में उन्मादी रोग से ग्रसित हो गए थे। अब उन्मादी रोग क्या होता है कि ये चुपचाप रहते थे, बैठे रहते थे और किसी से बोलते नहीं थे, ज्यादा गुमसुम से रहने लगे थे, तो इसे कहते हैं उन्मादी रोग। और इस उन्मादी रोग से ग्रसित हो गए थे कौन? महाराणा कुंभा। अब महाराणा कुंभा इस रोग से ग्रसित हो गए तो क्या कि इनका जो बड़ा पुत्र होता है, जो जिसे दुनिया का सबसे महान मूर्ख कहना चाहूंगा, उसने इनकी मामादेव तालाब के पास हत्या कर दी। किसकी? राणा कुंभा की। तो इस प्रकार इतने विद्वान और इतने गजब के शासक का अंत होता है। किसने किया? उसी के पुत्र, जिसे मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। कौन? उदा या उदयकरण या उदय सिंह फर्स्ट, इसे मेवाड़ का हत्यारा कहा जाता है या मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। कुंभा अपने अंतिम दिनों में दिमागी रोग से ग्रस्त हो गया था। उसके बड़े बेटे उदा ने मामादेव तालाब के पास कुंभा की हत्या कर दी। कब कर दी? तो ये कर दी 1468 में। ये 1168 गलत है, यह है 1468। यह है 1468 में। कब कर दी? 1468 में। कौन से तालाब के पास बात करें तो यह है मामादेव तालाब के पास। कुंभा के अंतिम दिनों में दिमागी रोग से ग्रसित हो गया था। उसके बड़े बेटे उदा ने मामादेव तालाब के पास कुंभा की हत्या कर दी 1468 में। कीर्ति स्तंभ में नंदेश्वर, तारकेश्वर और संग्राम विशंभरो भी कहा गया। किसे कहा गया है? तो बात करें हमारे राणा कुंभा को। इस प्रकार इतने मल्टी टैलेंटेड वीर, साहित्य प्रेमी, संगीत प्रेमी, इतने मल्टी टैलेंटेड राजा का अंत कैसे होता है? अपने ही पुत्र उदा या उदयकरण के हाथों। तो उदा का क्या मैटर है? तो उदा का मैटर अब मैं आपको बताता हूँ कि उदा क्या करता है। तो उदा शासक बन जाता है। कौन? उदा। महाराणा कुंभा के बाद शासक बन जाता है। लेकिन जो सारा मेवाड़ था वो नाराज था। किससे? उदा से। क्यों? क्योंकि इतने मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति की हत्या करके, और उसमें लखन ना हो, उसको सिर्फ नृत्य चाहिए स्त्रियों का, इनको सुरा चाहिए, सुंदरी चाहिए, शराब चाहिए, खेल खेलते हैं जुआ पासा। अब उसको कौन पसंद करेगा? और इतने मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति को मारकर तो ऐसे पसंद नहीं कर सकते। और मेवाड़ के सभी जो वीर योद्धा थे वो भी क्या होते हैं? इससे नाराज हो जाते हैं। अब इससे नाराज हो गए तो इसको स्वाभाविक है, इसको हटाएंगे। तो इसको कैसे हटाएंगे? तो इसका छोटा भाई होता है कौन? रायमल। तो वो रायमल को आमंत्रित करेंगे इस पर युद्ध करने के लिए, और रायमल आता है और इसको मार के भगाता है। ये कुछ 5 साल शासन करता है, वो भी गिरते पड़ते शासन करता है, और फिर इसको भगा दिया जाता है। अब भगाने के बाद ये कहा जाता है, ये जाता है मालवा। मालवा जाकर ये क्या करता है कि मालवा के सुल्तान के साथ अपनी बेटी की शादी की बात करता है, और कहता है कि हम दोनों मिलकर वहाँ जाएंगे, रायमल को परास्त करेंगे। लेकिन ये ऐसी जो बात करके आ रहा होता है, तो क्या होता है कि रास्ते में इसके ऊपर बिजली गिर जाती है और ये मारा जाता है। तो अब आप सोच सकते हो कि बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा होता है। उदया अपने पिता का हत्या कर राज प्राप्त करना चाहता था, तो उसको राज भी प्राप्त नहीं हुआ और उसकी मौत भी दर्दनाक हुई। तो इसके लिए चारण भाटो ने कुछ पंक्तियां कही है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कौन कौन सी? कि उदा बाप न मार जे, लिखियो न लाभे राज, देश बसायो रायमल सरियो नहीं को काज। की हे उदा, तूने पिता को क्यों मारा?
और जब तेरे लाभ ही नहीं लिखा हुआ या जब लाभ लिखा हुआ होता है तो कैसे भी मिल जाता है। जैसे रायमल ने देश बसाया और उसको अपने आप राज मिल गया, जबकि वो छोटा बेटा था, और तेरे को तो वैसे भी मिलता, लेकिन तूने पिता की हत्या करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। इस प्रकार राणा कुंभा का अंत होता है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और सभी बच्चों को बताइए कि इस प्रकार एक चैनल है जो सभी को राजस्थान जी के पूर्ण रूप से निःशुल्क उपलब्ध करवा रहा है। और अगर इसमें कुछ गलतियां हुई हो तो आप सुधार के लिए कमेंट करें और बताएं कि इसमें और क्या सुधार हो सकता है। हम आपकी बात को मानेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को।